हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। आज हम एमए की बुक एमपीएस 3 जिसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती, विकास, अधिकार व भागीदारी के संदर्भ में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस की जो पार्टी थी, जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, जब वो बनी थी तब की, तो उस समय वो एक सिर्फ पार्टी नहीं थी, उसने एक आंदोलन का काम किया था। एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन था जो हमारे इंडिया में लोकतंत्र को लेके आया, धर्मनिरपेक्ष को लेके आया, सभी विचारधाराओं को जहाँ पर जगह मिली। तो कहने का मतलब है कि इस जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी हमारी, इसने सभी वर्गों को सुना और सभी के लिए कुछ ना कुछ काम किया, तभी इसे राष्ट्रीय आंदोलन के नाम दिया गया। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम कांग्रेस के बारे में पढ़ने आ रहे हैं, तो कांग्रेस का फॉर्मेशन वगैरह सब पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में। और इसकी स्थापना क्यों करी गई थी, इसके पीछे रीज़न ये था कि ये लोगों की जो भी मांगे हैं, राजनीतिक मांगे हैं या फिर आर्थिक मांगे हैं, उनको पूरा कर सकें। और इसके अलावा जितनी भी सरकार नीतियाँ बनाती है, जो भी देश में अगर कोई कानून बन रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली क्या होना चाहिए कि जनता की राय विचार तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कानून किसके लिए बनता है? जनता के लिए बनता है। और अगर जनता उसमें भागीदारी नहीं करेगी, जनता अगर सरकार को नहीं बताएगी कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो जब उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कांग्रेस जो हमारी थी, उसने यही काम किया, उसने लोगों को एक मंच प्रदान किया जहाँ पर वो अपनी मांगों को उठा सकते थे और सरकार पर दबाव भी बना सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को कुछ चीज़ों से उन्होंने लिमिटेड भी रखा। क्या मतलब कि कांग्रेस जो था सिर्फ उन्हीं चीज़ों में हस्तक्षेप कर रही थी जो चीज़ें पूरे राष्ट्र से जुड़ी हो। जैसे उन्होंने नौकरियों में भारतीयकरण की मांग की कि जो भी नौकरियां हैं अगर इंडिया में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को ही जगह मिले। दूसरा, उन्होंने पूंजी बहिर्गमन की रोकथाम की बात करी। भारतीय उद्योगों के संरक्षण के लिए उन्होंने काम किए। दमनकारी जो भी कानून थे जो लोगों को दबा रहे थे, उनको ख़त्म करने के लिए बात करी। इन सब के अलावा कांग्रेस का एक मुख्य उद्देश्य था कि वो चाहती थी कि जो भारतीय जनता है उससे आधुनिक शिक्षा मिले। वो देश में एक राष्ट्रवादी चेतना जगाना चाहती थी कि सभी लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम हो, ताकि वो सब एक साथ विकास कर सके। धीरे धीरे भारतीय जनता भी थी, वो जागरूक होती जा रही थी। महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस की पार्टी का कई बार नेतृत्व किया, तो ये एक जन आंदोलन बन गया था। सभी लोग जो थे अब जागरूक हो रहे थे और चाहते थे कि हमारे देश में एक ऐसा शासन हो जो सिर्फ तरक्की की ओर चले। 1928 में एक मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। पहली मांग थी हमारी औपनिवेशिक स्वराज्य, स्वराज की बात करी गई इसमें कि अपने देश पे खुद का राज हो। दूसरी मांग थी कि केंद्र और प्रांत में उत्तरदायी शासन हो। जैसे पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो कुछ प्रांतों में, कुछ केंद्रों में राजाओं का शासन था, तो कहीं पर ब्रिटेन सरकार का शासन था। तो लोगों की मांग क्या थी कि अब एक उत्तरदायी शासन हो जो इसको सही तरीके से आगे बढ़ाए। तीसरी मांग हुई थी इसमें संघीय व्यवस्था की। चौथी मौलिक अधिकारों की। और इसके अलावा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की बात भी कही गई। आगे हम बात करते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हमारे देश में अशिक्षा थी, गरीबी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का बहुत ही ख़राब था, भ्रूण हत्या होती थी, महिलाओं को अधिकार बहुत ही कम दिए गए थे। कृषि की बात करें तो कृषि जो बहुत थी वो बहुत उसकी बैड कंडीशन चल रही थी उस टाइम। इंडस्ट्रीज़ तो हमारे देश में ना के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति, अगर हम पुरानी स्थिति को याद करते हैं और अब देखते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे देश में विकास हुआ है। और ये विकास हमारे तीनों क्षेत्रों में हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो अब इसके अलावा हमें पढ़ना क्या है कि गांधी जी का योगदान पढ़ेंगे। पहले हमने इंडिपेंडेंस के टाइम
की जो कंडीशन थी वो इसलिए डिस्कस करी ताकि हमें पता लगे, हम उसको उन चीज़ों को मेमोराइज करके अभी की कंडीशन देखते हैं तो हमें पता लग रहा है कि हाँ विकास हुआ है। तो हम देखेंगे कि विकास किस तरीके से हुआ, किस किस ने योगदान दिया। तो अब गांधी जी के योगदान की बात करते हैं। आंदोलन किए थे जिसमें से चंपारण आंदोलन हम जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उन्होंने ये सारे आंदोलन किए थे जिससे लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई थी, लोगों का देश के प्रति प्रेम उमड़ा था, जो लोगों के मन में जो गुलामी की बेड़ा थी वो टूटी, लोगों के दिलों में अपने देश से प्यार उत्पन्न हुआ। इसके अलावा गांधी जी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, सिर्फ वो राजनीति के क्षेत्र में ही लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से भी उन्नति करे, सामाजिक रूप से भी देश में आगे बढ़े, देश में बढ़ावा दे। तो सबसे पहला जो इसमें हम पॉइंट देखेंगे, गांधी जी का स्वराज सार। गांधी जी ने स्वराज के ऊपर हमें पता है कि उन्होंने बताया था हमें कि स्वराज क्या है। गांधी जी का कहना था कि स्वराज का दूसरा मतलब होता है प्रशासन, मतलब खुद के ऊपर शासन करना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चाहे देशी हो या विदेशी हो, लेकिन हमारे ऊपर खुद का शासन होना चाहिए, किसी और का नहीं। 1929 में स्वराज के लिए लाहौर में एक अधिवेशन भी बुलाया गया था, जिसमें स्वराज के ऊपर चर्चा की गई, स्वराज के बारे में बातचीत हुई। स्वराज को लेके कुछ शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों में क्या था, सबसे पहली शर्त हमारी थी कि लगान और कर में 50% की कमी की जाए। लगान और कर में कमी की बात क्यों करी? क्योंकि पहला रीजन इसका ये हुआ कि हमें पता है कि ब्रिटिश शासन काल के समय जमींदारी और रेतवाड़ी जैसी प्रथा चलाई जाती थी। तो इन प्रथाओं का नुकसान किससे हुआ? किसानों को। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसान जो भी अनाज का उत्पादन करते थे उन्हें उसका कुछ भाग ब्रिटिश सरकार को लगान के रूप में देना पड़ता था। यहाँ पे किसान जो थे वो डायरेक्ट लगान ब्रिटिश सरकार को नहीं पे करते थे, बल्कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इस कार्य के लिए जमींदारों को अपना प्रतिनिधि चुना हुआ था। उन्होंने जमींदारों को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप लोगों को किसानों से लगान वसूल करके मुझे देना है। तो जो ब्रिटिश सरकार होती थी एक परसेंटेज तय करती थी कि आपको किसानों से इतने परसेंट जो लगान है वो वसूल करके मुझे देना है। इसके साथ साथ में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जमींदारों को ये भी छूट दे रखी थी कि आप जितना मर्जी चाहे किसानों से लगान वसूल कर लो, बट हमें जो है हमारा परसेंटेज मिल जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि जो जमींदार होते थे वो किसानों से 10% की जगह 20% लगान वसूल कर लेते थे। और इस हिस्से में क्या होता था कि जो किसान होते थे, जो बेचारे जितना उत्पादन करते थे उससे आधे से ज़्यादा उन्हें जमींदारों को देना पड़ता था। तो इसीलिए गांधी जी ने और जो भी हमारी कांग्रेस थी उन सब ने इस बातों को ध्यान में रखकर लगान में 50% की कमी की बात कही थी। सेकंड जो स्वराज की शर्त थी वो थी कि सिविल सर्विस की जो तनख्वाह है वो आधी कर दी जाए। तीसरी कि फौजियों के ऊपर कम से कम जो खर्च किया जा रहा है उसमें 50% की कमी की जाए, क्योंकि उस समय फौजियों पर भी बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा था। और जो रक्षात्मक शुल्क है वो लगाया जाए। विदेशों से जो कपड़े आयात किए जा रहे थे उन पे नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि गांधी जी हमें पता है कि वो खादी कपड़ों की बात करते थे। वो कहते थे कि हमें हमारे देश में बने ही कपड़े पहनने चाहिए, अगर हम बाहर से आयात कर रहे हैं तो हमें अपनी देश की करेंसी भी बाहर देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने बात करी कि विदेशी कपड़ों का आयात जो है वो नियंत्रित किया जाए। और हमें अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमारे पास पिस्तौल होने चाहिए, बंदूक होने चाहिए। तो इन सब के लिए हमें लाइसेंस दिए जाएं। जो नमक पर टैक्स लगता है उसको ख़त्म करें और नशीली वस्तुएं जो होती हैं उनकी बिक्री को कम किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनीतिक कैदी हैं, कुछ कैदी ऐसे थे जिन्होंने कुछ जुर्म भी नहीं किया था, फिर भी उन्हें शक के बिना पे उन्हें कैद कर लिया गया था। तो गांधी जी ने कहा कि उन लोगों को भी छोड़ दिया जाए जिन्होंने कुछ नहीं किया है और वो
जेल में बंद है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो गांधी जी हैं उनकी आर्थिक सोच क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था को लेके उन्होंने क्या कहा। तो गांधी जी सबसे ज़्यादा जोर देते थे वो कृषि क्षेत्र में, इसका पहला पॉइंट होगा। वो कहते थे कि हमें कृषि को लेके इतना आत्मनिर्भर बनना है कि हमें किसी और देश की ज़रूरत ना पड़े, हमें अपने देश को खाना खिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए कहीं और से आयात ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें कृषि क्षेत्र में सुधार करने ज़रूरी हैं। सेकंड पॉइंट, उन्होंने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसको बढ़ावा दिया ताकि देश में सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट था त्याग की नीति। त्याग की नीति का मतलब यहाँ पे हम संपत्ति से ले रहे हैं। वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता अनुसार, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अकेला रहने वाला है और उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है। तो बस उनका यही मानना था कि अगर हर एक व्यक्ति के पास अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी होगी तो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें हमारे जो भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रस्टशिप का सिद्धांत। गांधी जी ने कहा कि जो जमींदार होते हैं और जो पूंजीपति होते हैं उनको किसानों के लिए एक ट्रस्टी का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जमींदार हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, ठीक है। तो उन जमींदारों को सिर्फ अपनी ज़मीनों का सिर्फ अपने हित के लिए प्रयोग ना करके बल्कि समाज की भलाई के लिए उसको प्रयोग में लाना चाहिए, एक ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए ताकि सभी लोग बराबरी से उन्नति कर सकें, विकास कर सकें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि गांधी जी ने सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या काम किए। तो गांधी जी जो थे एक महान समाज सुधारक के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने हमारे देश में जो छुआछूत की प्रथा थी उसको ख़त्म किया, और जो नशीली दवाइयाँ चल रही थी, नशीले जो पदार्थ लोग यूज़ कर रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन किए। नारियों की जो स्थिति थी उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए। शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने नारियों को भी अधिकार देने की बात कही, क्योंकि उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए अगर हम दोनों को ही बढ़ावा देंगे तो इससे देश आगे ही बढ़ेगा हमारा। गांधी जी चाहते थे कि देश में जो है वो सामाजिक न्याय हो, इसलिए वो सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते थे। उनका मानना था कि हिंसा में कुछ नहीं रखा हुआ है और हिंसा से सभी व्यक्तियों का नुकसान ही होगा, इसलिए वो अहिंसा के मार्ग पर चलने की सभी को सलाह देते थे। इसके अलावा उनका एक उद्देश्य ये था कि वो सभी व्यक्ति के हृदय में क्रांति लाना चाहते थे कि सभी अपने हकों के लिए इतने ज़्यादा जागरूक हो जाएं कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने साथ अपने देश का विकास कर सके। एंड गांधी जी जो थे उन्होंने जो रंगभेद की नीति थी उसको भी ख़त्म किया था। तो ये कुछ पॉइंट आएंगे जो हम गांधी जी के सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जो जो परिवर्तन किए उसमें लिख सकते हैं। एंड में अगर हम बात करते हैं तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था ये क्यों सामने आया, क्योंकि देश की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। देश में राजनीतिक असंतोष था, आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश जो था बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो इसी कारण देश में हमारे कांग्रेस एक पार्टी आई जिसने लोगों को एक मंच दिया और उसके द्वारा लोगों ने अपनी मांगों को पूरा किया। फिर हमारे देश में लोकतांत्रिक विचार आए, मतलब हमने लोकतंत्र के लिए मांग करी। और फिर हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा जहाँ पर लोग गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों के मन में जागरूकता पैदा करी ताकि वो देश में विकास कर सके। और ये विकास की लहर कुछ इस तरीके से फैली कि आज हमारा देश विकास धीरे धीरे और करते जा रहा है। और जो हमारी कांग्रेस की पार्टी थी उसने और गांधी जी ने और बहुत से ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने हमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हमारे देश को मुक्ति दी। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।